नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एल्विश मामले को लेकर एक अपडेट हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो भी कुछ नया घट रहा है, क्या उसके पीछे वजह है, क्या कुछ चीजें चल रही है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, एफआईआर एक वो जो नहीं होनी थी वो हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी वीरवार को ही कोर्ट ने एक आदेश दिए थे कि कुछ टेक्निकल खामी की वजह से एक बार चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं वो 32 बोर गाना जिसको लेकर ये लगातार विवाद हो रहा था। वो भी हमने एक साथ में प्ले किया है क्योंकि आज इसी गाने का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करेंगे। पोस्टमार्टम इन द सेंस कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार क्या कारण है। तो ये 32 बोर गाना है जिसके बाद से ही ये पूरी की पूरी जो मुसीबतें मुश्किलें जो हैं वो एल्विश की लाइफ में और एल्विश के साथ शुरू होनी हुई थी। और इसी गाने के बाद ही नोएडा में भी वो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर खासा विवाद अभी भी चल रहा है। कि जिसमें आरोप लगा था कि एल्विश जो है वो सांपों का जहर सप्लाई करते हैं, सांपों को और भी बहुत सारे आरोप इसमें लगे थे, जिसमें फिलहाल खैर एल्विश को बेल मिल गई है। लेकिन ये वो गाने के कुछ हमने स्क्रीनशॉट लेकर एक वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि इस पूरे गाने को एक बार समझा जाए। क्योंकि जब ये पूरा विवाद हुआ तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस 32 बोर गाने का ही जिक्र आया था कि इसी 32 बोर गाने को देखने के बाद पीएफए की टीम को लगा कि जो सांपों के साथ क्रुएल्टी हो रही है, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, गलत है। और उसी के बाद वो एक जो स्टिंग ऑपरेशन की जो बात हुई थी वो किया गया था, और जिसमें कि ये दावा किया गया कि एल्विश ने अपने एक एजेंट राहुल का नंबर दिया है और उस राहुल को ट्रैप करके वो सारी की सारी चीजें वहां से रिकवर की गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो अब यहाँ ये देखना जरूरी है कि इस गाने में ऐसा था क्या जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि एक एफआईआर एनडीपीएस एक्ट के तहत एल्विश के खिलाफ नोएडा में पहले से ही दर्ज है और अब दूसरी एफआईआर की तैयारी हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि एफआईआर दर्ज करे, जो कि गुरुग्राम के बादशाह पुलिस स्टेशन को ये आदेश दिए गए। वीरवार को ये आदेश दिए गए थे, लेकिन कल तक भी जो है आदेश की कॉपी अभी पुलिस स्टेशन पहुंची नहीं है, तो अभी वो एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। लेकिन जो मोटे तौर पर इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि इसमें एल्विश यादव और जो सिंगर हैं फाजिल पुरिया, जो आपको यहाँ दिख भी रहे हैं इस गाने में, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होनी है। इसके अलावा और भी, मतलब इन दोनों की सहित करीब 50 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होगी। तो वो 50 लोग और कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या है, इसके लिए भी जो शिकायत करता है उनको बुलाकर पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन इस सबके बीच देखिए, सबसे पहले समझना यही है कि इस पूरे गाने में ऐसा था क्या जिसमें बवाल मचा। अब दो तीन चीजें जो है इसमें निकल कर आई। पहली जो शिकायत की गई उसमें वो ये कहा गया कि जो ये गाना है इसमें जो सांप हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये कि इन सांपों को इस तरह से एक गाने में उसका इस्तेमाल जो है बगैर किसी अनुमति, बगैर किसी परमिशन के किया गया है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि शिकायत में कि हाथ पे वो तोड़ मरोड़ कर सांपों को लपेटा गया है, तो क्रुएल्टी जो है वो यहां पर दिखती है। दूसरी ये आरोप भी इसमें लगाया गया। तीसरा जो आरोप लगाया गया वो गैम्बलिंग का लगाया गया, जुआ खेलने का लगाया गया। और चौथा जो लगाया गया आपराधिक षड्यंत्र रचने का। तो ये आरोप जो है इस पूरी शिकायत में लगाए गए थे। अब लेकिन इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है वो आज हम आपके सामने मोटा मोटा उसका एक पोस्टमार्टम, एक उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस गाने में ऐसा था क्या जिसने कि एल्विश से लेकर फाजिलपुरिया तक की मुश्किलें बढ़ा रखी है। हमारी फाजिलपुरिया से बातचीत हुई इस बारे में, कल ही हमने बातचीत की कि क्या ये पूरा मामला है जो आपके खिलाफ ये सारी चीजें की गई, क्या इस मामले में कोई परमिशन थी या नहीं थी। तो उस पर उनका कहना था कि जिन लोगों से, जिस एजेंसी से ये सांप मंगाए गए थे, उन्होंने उन्हें बकायदा ये बताया कि उनके पास परमिशन है, उनके पास एनओसी है, उनके पास मंजूरी है। और जो हमने देखा तो हमें लगा कि हाँ, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट सही है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट के नियम और क्या कुछ डीप डिटेल कहते हैं, तो उसमें भी
फाजिलपुरिया का कहना था कि इतनी डीप पे जाकर किसी चीज को समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के कानूनों को नहीं जानता। और आमतौर पर ये चीजें होती भी है कि कानून की हर किसी को जानकारी नहीं होती। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं कि कोई सामान लेने के लिए कि भाई साहब ये जो सामान आप अपनी दुकान में बेच रहे हैं, ये सामान आपने चोरी करके तो यहाँ नहीं रखा है, तो हम भरोसा करते हैं दुकानदार के ऊपर। वो कहता है कि हाँ ये जो सामान है ये ब्रांडेड सामान है, ये फिलहाल कंपनी का सामान है और ये बकायदा उस कंपनी के होलसेलर से लाकर मैं बेच रहा हूँ। अब वो होलसेलर से ही लेकर आया था या कहीं चोर मार्केट से लेकर आया था, इस डिटेल में आमतौर पर कोई नहीं जाता। तो यही बात फाजिलपुरिया ने भी रखी कि उन्हें इतना डीप डिटेल नहीं है। उन्होंने जितने जो कागज देखने थे वो सारे उन्होंने देखे और उसमें उन्हें लगा कि चीजें ठीक है, फेयर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसके बाद आती है कि गैम्बलिंग एक्ट। चलिए सांपों वाला एक मसला हुआ, वो क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के बहुत सारे नियम हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए भी उसको डिटेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो कि ये जो सांप जिनका यूज किया गया था इस गाने में, तो वो सही में प्रतिबंधित थे, वो सांप थे जिनका इस्तेमाल जो है आप बगैर किसी अनुमति के या इस तरह से नहीं कर सकते। और दूसरा, क्या कहीं इस गाने में ऐसा लग रहा है कि इन सांपों के साथ कुछ क्रुएल्टी हो रही है? अभी जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सांप नॉर्मली हाथ पे लिपटा हुआ है, तो इसको जबरदस्ती रस्सी की तरह बांध के खींच दिया है, लपेट दिया। क्योंकि आमतौर पर अगर देखें तो अगर कोई भी सांप जो है वो रिएक्ट करता है, अगर हाथ पर आएगा तो वो चारों तरफ आपके अपने आप ही जो है लिपटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये कह देना सीधे सीधे कि उसको तोड़ मरोड़ कर या उसके साथ क्रुएल्टी की गई है, तो वो थोड़ा सा अपने आप में जांच का विषय है कि क्या सच में ही एक गलत व्यवहार इन सांपों के साथ हुआ जिससे कि उन्हें चोट लग सकती थी, या फिर क्योंकि सांप को अगर आप पकड़ते हैं, आप हाथ में भी पकड़ते हैं, और आमतौर पर, खैर मैंने नहीं कभी ये ट्राई किया, लेकिन हमने सपेरों को देखा है या बहुत सारे और भी वीडियोस में हमने देखा है कि जब भी कोई सांप को पकड़ता है तो वो सांप जो है उसके चारों तरफ लिपटना शुरू हो जाता है खुद पे खुद, और ये नेचर है सांप का। तो ऐसे में ये कह देना कि ये बदनीयत से उसको चोट पहुंचाने के लिए उसको इस तरह से जबरदस्ती लपेटा गया है, तो ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही साफ हो सकता है, और इस जांच में जो एक्सपर्ट्स हैं वही सही तरीके से और सही राय दे सकते हैं। तो दो चीजें यहां पर है। पहला कि जो सांपों का इस्तेमाल हुआ वो सांप किस तरह के थे, वो प्रतिबंधित सांप थे जिनका इस्तेमाल बगैर अनुमति, बगैर परमिशन के नहीं किया जा सकता था, या फिर ये कोई परमिशन जो होनी चाहिए थी वो तमाम तरह की परमिशन पूरी थी। तीसरा, क्या इस मामले में एल्विश या फाजिलपुरिया को ही दोषी मानना चाहिए, क्योंकि जहां से इन सांपों को मंगाया गया था वो एक एजेंसी थी, और आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कोई सामान मंगाता है तो वो इसी भरोसे में मंगाता है कि ठीक है शूट करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे, हम आमतौर पर भी देखते हैं, वो चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो, हॉलीवुड की फिल्में हो, तमाम और दूसरी फिल्में हो, हमने इस तरह के वन्य जीवों के इस्तेमाल को भी देखा। लेकिन एक समय के बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन किया गया। वो बहुत कम ऐसे एनिमल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ का करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो नियम है। लेकिन उस नियम में कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन सी परमिशन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, आमतौर पर ये जानकारी हर किसी को नहीं होती है। तो उस पूरी शिकायत में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया था। तो पहला यहाँ, तो क्या यहाँ पर आप सीधे सीधे ये मान लें कि भी हाँ आपने जो सांपों का इस्तेमाल किया आपने जानबूझ के किया, आपने इसकी जानकारी होते हुए किया, या फिर ये अनजाने में और बगैर किसी भी ऐसी नियत की कर लिया गया था कि ये सोचा नहीं था कि हाँ अगर हम इस तरह से इन सांपों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की मुश्किलें भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। अगर किसी को करना ही होगा तो ज्यादा से ज्यादा बंद कमरे में बगैर किसी कैमरा के तो जरूर इस तरह की चीजें कर सकता है कि ठीक है प्रतिबंधित है तो है, लेकिन ये तो मुझे पता है या वहां जो लोग बैठे हैं उन्हीं को पता है, किसी बाहर के व्यक्ति को तो पता नहीं होगा। तो यानी कि इस तरह का कोई गुनाह अगर करेगा तो वो बंद कमरे में करेगा, बगैर कैमरा के करेगा। तो अगर वो कैमरा पे कर रहा है तो मुझे लगता है या सभी को लगता है कि यहाँ पर एक डाउट, जहां आप किसी को भी ये दे सकते हैं कि भाई ठीक है आपने गुनाह जो किया उसके पीछे आपकी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि कानून भी इस चीज को मानता है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उस हत्या के पीछे का मोटिव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या उसने सोची समझी साजिश के तहत वो हत्या की, या फिर कोई भी उसका इरादा नहीं था,
उसकी इंटेंशन नहीं थी हत्या करने की, वो एक्सीडेंटली हत्या हो गई, हत्या इन द सेंस कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसको कहते हैं गैर इरादतन हत्या। तो यहां पर भी आप समझिए कि किसी की हत्या के मामले में भी इतना वो कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को इतना देती है, इतनी छूट देती है, क्योंकि आमतौर पर सड़क पर अगर आप जा रहे हैं और किसी को हिट कर दे और उसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वहां पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को जानबूझकर हिट किया, इस इरादे से हिट किया कि आपने उसको नुकसान पहुंचाना है, तो फिर वो एक्सीडेंट भी हत्या में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों ही चीजें यहां पर है। तो जिन सांपों का जिक्र किया जा रहा है, तो फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन यहां पुलिस ने जब अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी पुलिस ने जो है वो कोर्ट में पेश की थी, वो भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को आपको शेयर करूंगा कि वो रिपोर्ट क्या थी आखिरकार। तो उसके आधार पर भी अगर बात की जाए, तो अभी यहां पर इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना चाहिए या दिया जा सकता है। ये तो खैर कानूनी जानकार इसको अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीजें थी, जो हमारी फाजिलपुरिया से बात हुई, और जो अभी फिलहाल ये जो कुछ पिक्चर्स जो उस पूरे गाने की हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दूसरा इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि जो गैम्बलिंग एक्ट, कि भाई साहब इसमें गैम्बलिंग एक्ट इनके ऊपर क्यों लगा दिया गया, ये शिकायत में उस गैम्बलिंग, जुआ खेलने या गैम्बलिंग एक्ट की कहां से बात आ गई। तो आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने, मैं एक बार पीछे ले जाकर दिखाता हूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैसीनो में आप अक्सर जो देखते होंगे, इस तरह की जो पाई जाती है, जो जुआ जब खिलाते हैं, तो इस तरह की कुछ मशीन्स और इस तरह की चीजें वहां इस शूट के दौरान थी, और उसमें वहां ये जुआ खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या किसी गाने में या किसी फिल्म में आप अगर इस तरह का कोई एक्ट करते हैं, तो इस एक्ट को, एक्ट का मतलब समझते हैं आप, कि आपने एक किरदार को निभाया है, आप एक एक्टिंग कर रहे हैं, आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि फिल्मों में जिस तरह से हम देखते हैं कि हीरो जो है विलेन का मर्डर कर देता है, तो क्या फिल्म खत्म होने के बाद पुलिस स्टेशन में जाके कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएगा, या पुलिस को उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या किसी भी गाने में या फिल्म में अगर आप जुआ खेलते हुए एक्ट कर रहे हैं, और हम आम तौर पर देखते हैं इस तरह की तो बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें कैसीनो में जुआ खेलते हुए या इस तरह से एक्ट करते हुए देखा जाता है। तो क्या सभी लोगों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए? ये अभी अपने आप में बड़ा सवाल है, जो कि इस पूरी शिकायत के अंदर अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आता है। क्योंकि इसी वीडियो की अगर बात करें, इसी वीडियो में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया को आप बड़े बड़े गन्स के साथ भी देख सकते हैं, जो वो गोलियां बरसाते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप शहर के ऊपर बड़े बड़े, ये देखिए, हेलीकॉप्टर्स को मंडराते हुए देख सकते हैं, बिल्डिंगों के अंदर से धुआं निकलते हुए आप देख सकते हैं। तो क्या इस एक्ट को टेररिज्म मान लिया जाए कि ये जो दोनों लोग हैं, बाकी जो भाई लोगों ने आसपास ये खड़े कर रखे, सारे टेररिस्ट, गुंडे, बदमाश और डी कंपनी के शूटर्स हैं, तो इनके खिलाफ जो है आप अब टेररिज्म के तहत मुकदमा दर्ज कर देंगे क्या? क्योंकि इस तरह के एक्ट भी बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे फिल्मों में बड़े बड़े फिल्म स्टार करते हैं। तो मैं इसको इसलिए कंपेयर करके बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो में ये जुआ खेल रहे हैं, तो क्या ये कानूनी उस पचड़े में आता है जो नॉर्मली जहां पर जुआ खेलना बैन है? अगर हम यहाँ गुड़गांव में जुआ खेलते हैं तो उसके ऊपर बैन है और वो गैर कानूनी है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर एक गाने में सिर्फ हम एक्टिंग कर रहे हैं, और उस एक्टिंग में भी ये देखना बेहद जरूरी है, जो मशीन है या जो कॉइन्स हैं, जो या पैसे हैं, वो असली है, नकली है, बहुत सारी चीजें उसमें। और क्या ये सिर्फ वहां जब एक्ट चल रहा था, तो क्या इन्होंने सच में भी उसको एक्सपीरियंस करने के लिए या उसको खेला, या सिर्फ वो एक हिस्सा था, एक किरदार के तौर पर जो है इन दोनों ने उसको निभाया? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि गैम्बलिंग एक्ट इसमें कैसे लगाया जा रहा है, या उसके लगाने की पीछे की वजह क्या है, या वो जो शिकायत की गई है कि गाने में कुछ भी अगर चल रहा होगा तो क्या उसको रियल मान लिया जाए, क्या उसको सही मान लिया जाए? क्योंकि देखिए, सांप इसमें जो दिखाई दे रहे हैं वो रियल है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, उस पर हम कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जो परमिशन थी, क्या वो परमिशन ली गई थी?
पूरी परमिशन थी या नहीं थी, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखिए नोट बिखरे हुए हैं यहाँ, 2-2 हजार के नोट है और 500-500 के नोट है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये नोट असली है या नकली है? आमतौर पे आप भी देखते होंगे फिल्मों में इस तरह के नोटों की बारिश की जाती है, और कोई भी प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए जो है इस तरह से हवा में लुटाकर उसको बर्बाद भी कर दे। तो आमतौर पर इस तरह के, अब हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि आमतौर पर इस तरह के जो नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, ये नोट जो है, ये करेंसी जो है, असली नहीं होती है, ये नकली होती है। और ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो ये करेंसी यहाँ पर देखी जा रही है, ये वो असली करेंसी नहीं है, नकली है। इस सब के अलावा दूसरा बात करें, जो जुए की ही बात थी कि भाई जुआ जो खेल रहे हैं आप, तो वो मशीनें सही असली है नकली है, वो जो कॉइन, वो जो चिप बोलते हैं, वो ओरिजिनल है नहीं है, और इस सब की बात अलग कि आप एक एक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति फिल्मों में या किसी भी स्टेज पर या कहीं भी परफॉर्म करते हुए कुछ इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करेगा जो कि कल को आपके लिए मुश्किलें पैदा कर दे। तो ये इसीलिए हमने इस वीडियो को पूरा देखा, इस वीडियो को हमने पूरा देखने का निर्णय लिया कि हम एक बार एक बार पहले हम ये 32 बोर गाने के वीडियो को पूरा देखें, पहले इसको समझें कि इस गाने में ऐसा है क्या, इस गाने में ऐसी कौन सा आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा कौन से गैम्बलिंग, इसमें रियल गैम्बलिंग खेली जा रही है, या इसमें सांपों का जो इस्तेमाल किया गया उनके साथ किसी भी तरह की क्रूरल्टी जो है वो किस तरह से की जा रही है। तो मोटा मोटा जो देखने पर समझ में आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो है, जो अभी जांच का विषय है, वो है परमिशन, कि क्या जिन सांपों का इस्तेमाल किया गया उनकी परमिशन थी फाजिलपुरिया ने जो गाना शूट किया उसके लिए। दूसरा, क्या इसमें फाजिलपुरिया और एल्विश को सीधे सीधे मुख्य आरोपी या दोषी मान लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि फाजिलपुरिया का जो कहना है, उन्होंने इसके लिए एक एजेंसी को हायर किया था, एक एजेंसी को हायर किया था, और उस एजेंसी ने ही उन्हें ये सांप सप्लाई किए थे, और जो ये सांप सप्लाई उनके द्वारा किए गए उनका इस्तेमाल उन्होंने शूट में किया। उन्हें इस बात की कतई दूर दूर तक जानकारी नहीं थी, जो कि फाजिलपुरिया का बयान है। मैं उस बयान की, जो कि हमारा टेलीफोनिकली उनसे बातचीत हुई, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी बातचीत हुई है मैं वो आपको बता रहा हूँ, और जो फैक्ट्स है जो जैसे हैं वैसे के वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाकी हमें क्या लग रहा है, किस तरह की चीजें हैं, वो एक ओपिनियन है, जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं उसको भी। तो उनका ये कहना था कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिस तरह के सांपों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर उन्होंने दूसरे जो वीडियो देखे और भी बहुत सारे इस तरह के गाने हैं जिसमें इस तरह के सांपों का इस्तेमाल किया गया है, या दूसरे जो जानवर है उनका इस्तेमाल किया गया है, तो उन्हें भी लगा कि वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा जिस एजेंसी से संपर्क किया गया, उस एजेंसी ने उन्हें बताया कि उनके पास इसकी परमिशन है, और तो वो जो परमिशन है उसी के आधार पर हमने इनको अपने शूट में शामिल करने का निर्णय लिया, ना कि इस इरादे से कि नहीं कोई जो नियम है हमने उस नियम को तोड़ना है, या इस इरादे से कि हमने कोई कानून को जो है अपने पैरों के तले कुचल देना है। लेकिन आमतौर पे जो इस तरह के शूट्स होते हैं, और बहुत सारे, और हमने आज अब देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, किस किस तरह के अलग अलग जो है वो वीडियोस, सीरीज, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये उनका कहना था। इसके अलावा एक शिकायत में ये भी कहा गया है कि गाने के अंदर असभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ ये सवाल है कि जो असभ्य, देखिए मैं इस बात के बिल्कुल मैं पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कहीं पर भी करें तो वो गलत है, वो नैतिकता के आधार पर गलत है। कानूनी तौर पर, कानूनी परिभाषा में वो कितना गैर कानूनी है कितना नहीं है वो खैर कानून तय करेगा, लेकिन हाँ उसके तो हम भी पक्षधर नहीं है कि कोई भी गाना या कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज बनाने के लिए आप उसमें अगर गलत तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। और बहुत सारी और इस तरह का कंटेंट होता है जिससे कि परहेज करने की जरूरत है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस गाने में कई जगह पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको कि मैं बता भी नहीं सकता हूं, जिससे कि परहेज कर सकते थे, जिसको ना डालकर भी गाने को
हिट कराया जा सकता था। लेकिन इसी तरह की कुछ भाषा हमने अक्षय कुमार का भी एक गाना आया था, उसमें भी सुनने को मिली थी। तो पहली बार बड़ा शॉकिंग था कि एक बॉलीवुड स्टार जो है वो इस तरह की भाषा का क्या एक गाने के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ओटीटी पे तो आप जाइए कि भरा पड़ा है वो, और उसमें कोई छोटे नहीं, बड़े-बड़े सितारे, बड़े-बड़े चेहरे, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स जो हैं, किस तरह की भाषा, किस तरह की गाली-गलौज करते हुए आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पर अगर उस तरह से इसको देखें, तो ये तो सिलसिला-सा चला आ रहा है। तो ख़ैर ना हम उनके उस तरीके को सही कह रहे हो, ना ही हम यहाँ पर फ़ाज़िल-पुरिया के तरीके को सही कह रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। लेकिन क्या वो कानूनी दाँव-पेच के अंदर वो चीज़ आती है या नहीं आती? क्योंकि अगर आप किसी को एड्रेस करके उसका अपमान करते हैं, उसको गाली-गलौच या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो शायद हो सकता है कि इसमें उसकी भावना आहत हो रही है, या कुछ ऐसा आप करें कि वो किसी समुदाय को विशेष की भावनाओं को आहत करे, या किसी ऐसे ग्रुप की भावनाओं को आहत करे जो कि आप डायरेक्ट उनको टारगेट कर कर बोल रहे हैं, तो वहाँ समझ में आता है कि आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल अपने गाने में किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें कानूनी दाँव-पेच और कानूनी किसी तरह का कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन ख़ैर इस तरह की भाषा से बचा जा सकता था। तो एक-एक कर मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको कुछ ही देर बाद वो जो एक रिपोर्ट थी, जो ये शिकायत कोर्ट तक गई, क्योंकि जो शिकायतकर्ता है उन्होंने सबसे पहले अपनी शिकायत लगाई थी इस 32 बोर खाने के खिलाफ, वो लगाई थी बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में, और पुलिस ने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एल्विस और फ़ाज़िल-पुरिया को उसमें जाँच में भी शामिल किया, जो कि हमें जो कोर्ट के अंदर एक एटीआर, जो कि स्टेटस रिपोर्ट जो कहते हैं, कि जो कोर्ट ने मांगी थी पुलिस से, वो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। उसमें पुलिस का कहना ये था कि हमने इस पूरे मामले में जांच की, जांच में हमें जो परमिशंस वगैरह की जिक्र हो रहा था, वो परमिशन उन्होंने दिखाई, और काफी हद तक हमें लगा उसमें नहीं है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है, और जैसी जांच पूरी होगी उसके बाद एफआईआर दर्ज इसमें की जाती। तो मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाता हूँ जो पुलिस ने पेश की है कोर्ट में, जो कि स्टेटस रिपोर्ट है कि इस केस में चल क्या रहा है। इसके अलावा एक और आरोप इसमें लगाया था शिकायतकर्ता ने, कि जो परमिशन ली थी शूट की, देखिए अलग-अलग परमिशन है इसमें। पहली परमिशन कि जब आप कोई इस तरह से शूट कर रहे हो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या दूसरी लोकेशन पे, तो आपको वहाँ के डीएम, या कहें कलेक्टर, या फिर कहें डिप्टी कमिश्नर, हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कलेक्टर को, डीएम वही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिप्टी कमिश्नर से आपको परमिशन लेनी होती है। तो उसके लिए फ़ाज़िल-पुरिया का कहना है कि उन्होंने ये परमिशन ले ली थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो परमिशन ली गई थी वो किसी और जगह की ली गई थी, और शूट जो किया गया वो किसी मॉल में शूट किया गया था। तो ये कितना गैर कानूनी है, इसके लिए एक्शन कोई इंडिविजुअल शिकायत दे उस पर होना चाहिए, या फिर डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से आपने अगर शिकायत दी और उस शिकायत में आपने इधर से उधर किया है, तो ये इस पर कोई भी संज्ञान लेने का हक जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को है। तो ये भी अपने आप में कानूनी पहलू है जिसको अभी समझना जरूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार वो जो कॉपी है, अंकित, मैं एक कॉपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा इसको एक बार अपडेट कीजिए, मैं अपने इधर से कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस पूरे मामले को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर जरूर पूछ सकते हैं कि आप देवेश राठौर लिख रहे हैं मॉल ही फ़ाज़िल-पुरिया का है। अब देखिए इस बात की बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं कि वो मॉल फ़ाज़िल-पुरिया का है या किसका है, लेकिन अब इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर मॉल तो यहाँ ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या अगर आपका अपनी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप शूट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप अगर शूट करें, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, और अगर मुझे हर रोज इस शूट के लिए परमिशन लेने जाना पड़े, सुबह सुबह वहाँ मैं बैठ जाऊँ डीएम ऑफिस, और वहाँ पर बैठ कर कहूँ कि जी मुझे आज ये 10 स्टोरी शूट करनी है, तो 10 स्टोरीज के लिए मैं अलग अलग परमिशन लूंगा, या फिर मैं उन 10
स्टोरी के लिए मुझे हर रोज एक ही परमिशन मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ सुबह से शाम तक तो मैं वहां पर बैठकर परमिशन लेता रहा हूँ। लेकिन सवाल यही होता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में अगर कुछ कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको जरूर परमिशन लेनी होती है। लेकिन जहां तक आइडिया है कि आप अगर एक सिक्योर एनवायरनमेंट में, जो कि आपकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर वहां पर आप कोई शूट कर रहे हैं जिससे कि आम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह कुछ नहीं है, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में अब इसको लेकर भी अभी सवाल है कि ये जो परमिशन वाली बात है, तो वो बिल्कुल देवेश आपने जो बताया मैं वही समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो लोग अभी जो जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं ये 32 बोर गाने का वीडियो है। हमने उसके स्क्रीनशॉट्स वहां से निकाल के आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसको हम लूप में चला रहे हैं, ताकि आपको बता सके कि आखिरकार इस गाने में ऐसा क्या था जिससे इतना बड़ा बवाल कटा हुआ, जिसने इतना बड़ा मामला लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें एल्विश के खिलाफ एक नहीं अब 2 एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो प्ले कीजिए उसको, कहाँ पर है वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो देखिए ये वो कॉपी है, अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी थी। ये बेसिकली स्टेटस रिपोर्ट है। तो ये जो स्टेटस रिपोर्ट है ये पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी थी। एक बार फिर से इसका एक्सेस कहां से मिलेगा अंकित? अच्छा, इसमें एक काम कीजिए, वाटर मार्क एक बार इसमें लगा दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से प्ले वो कीजिएगा। तो ये जो लोग अभी जुड़े मैं उन्हें एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी से एक बार ब्रीफ कर दूं कि आज जो हम ये लाइव वीडियो लेकर आए हैं उसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि जो ये 32 बोर गाना जो बनाया गया, इसी गाने की वजह से सारा का सारा विवाद जो खड़ा हुआ, जिसमें एल्विश यादव के खिलाफ एक नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई एनडीपीएस एक्ट के तहत। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल खैर उसमें बेल मिल गई है, लेकिन अब एक और एफआईआर की तैयारी हो रही है गुरुग्राम में, गुरुग्राम के बाशापुर पुलिस स्टेशन में। इससे पहले इसी गाने को लेकर एक शिकायत पीएफए की तरफ से दी गई थी। पीएफए के सौरभ गुप्ता जो हैं उन्होंने ये शिकायत दी थी, उन्होंने कई आरोप लगाए थे। वो आरोप क्या है मोटा मोटा मैं आपको वो भी बताता हूं एक एक करके। और आज हम इस गाने में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सांप इस्तेमाल हुए, इनके साथ क्या किसी तरह का ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे कि इनको नुकसान हो सकता है, जो कि उस शिकायत में कहा गया कि इन सांपों के साथ वो क्रुएल्टी जो है वो की जा रही है। तो चलिए पहले करके मैं एक एक करके जो शिकायत है वो आपको बताता हूँ कि असल में पूरी जो शिकायत थी वो है क्या। उसके बाद बाकी सारी चीजों को हम थोड़ा समझेंगे। साथ साथ आप ये गाना देख रहे हैं, उस फिर एक बार फिर से इस गाने का पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे, विश्लेषण इसका करेंगे। शिकायत ये दी गई थी कि यह है कि गाना फिल्माने की जो अनुमति जिला उपायुक्त से ली गई, वो अनुमति एक स्कूल ब्यांको स्कूल ऑफ म्यूजिक फाजिलपुर विलेज की है, जबकि गाने की शूटिंग निर्माणाधीन मॉल अर्थ आइकॉनिक मॉल जो बादशाहपुर में है की गई है। यानी अनुमति कहीं और की और शूटिंग कहीं और की गई। साथ साथ आप ये जो देख रहे हैं ये वो स्टेटस रिपोर्ट है जो कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी थी, जिसमें पुलिस ने डिटेल बताया है कि जो पहले जब ये शिकायत मिली थी उस शिकायत पर जो जांच की, उस जांच में क्या क्या फाइंडिंग्स थी, वो सारी की सारी कोर्ट में के समक्ष जो है वो रखी थी। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये स्टेटस रिपोर्ट अलग अलग है, तो एक एक कर मैं आपके को सारी रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। ये आखिरी इसका पेज है और ये पहला है, ये उसके आगे का है और ये आखिरी पेज है। तो ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जो स्टेटस रिपोर्ट है वो देख रहे हैं आप रिपोर्टर जी पर, जो कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी थी। इसके बाद जो दूसरी जो शिकायत दी थी उसमें दूसरा आरोप यह था, यह है कि ली गई अनुमति में कहीं भी वन्य जीव जंतुओं के संबंध में किसी तरह की अनुमति का जिक्र नहीं है। तो जो एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया कि जो
वन्य जीव यानी कि जो सांप है या जो दूसरे जीव है जिनका इस्तेमाल किया गया, उनकी अनुमति ली गई या नहीं ली गई, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा हार्दिक आनंद जिनके पास अनुमति होने के संबंध में बताया गया है और पुलिस द्वारा फाइल की गई एटीआर में जो जिक्र किया गया, उसमें कहीं भी हरियाणा के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ना ही कोई सूचना दी गई है, ना ही हरियाणा राज्य के वन विभाग से किसी तरह की कोई अनुमति ली गई है। जबकि एटीआर में भी ओडिशा के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति ली गई थी। वो अनुमति भी किसी राम किशोर जित के नाम की डिक्लेरेशन है, जिसने हार्दिक आनंद के नाम ऑनरशिप स्थानांतरित की, जिसका भी कोई ठोस सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई है। इसके बाद चौथा आरोप यह है कि वन्य जीवों की अनुमति अगर हार्दिक आनंद ने ली थी तो एल्विश यादव और राहुल यादव व अन्य को गाना फिल्माने और उन सांपों से खिलवाड़ करने व फिल्माने की अनुमति किसने और किस आधार पर अधिकार से दी गई। पांचवा आरोप है 32 बोर गाने की शूटिंग में साफ देखा और सुना जा सकता है कि मौके पर 20 सांप थे और यह बात वहां सांपों से खिलवाड़ व क्रूरता कर रहे सभी यूट्यूबर कर रहे हैं, जिसे साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि मौके पर 3 नहीं बल्कि 20 सांप थे। तो पांचवें आरोप में ये कहा गया है कि जो सांपों की संख्या थी वो 3 बताई गई है, जबकि ये संख्या 20 थी। छठा आरोप है हार्दिक आनंद पर पंजाब के मोहाली में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सांपों को तस्करी करने का मुकदमा दर्ज है। गुरुग्राम में फिल्माए गाने को शूटिंग में जो 20 सांप थे, उनमें से 7 सांप मोहाली के खरड़ में बरामद किए गए, जो सभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित थे और शेड्यूल ए के तहत अति दुर्लभ वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। सातवां आरोप है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वीडियो में सांपों को हाथों में लपेट, जो मैं आपको बता भी रहा था कि सांपों को हाथों में लपेट कर तथा मोड़ तोड़कर उन पर क्रूरता की जा रही है, जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का अपराध है। तो यहां यह भी समझना होगा कि क्या सांपों को सच में ही तोड़ मरोड़ कर लपेटा गया, या फिर सांपों को जब हाथ में लिया गया तो जो उनका की प्रवृत्ति है या नेचर जो उनका है कि वो अपने आप ही जो है आपके पूरे हाथ के आसपास जो है लिपट जाते हैं, घूम जाते हैं। जैसे हमने भगवान शंकर के गले में हमेशा देखा है कि वो सांप ऐसे नहीं लटका होता, वो गले में चारों तरफ लटका होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि पोजीशन कहीं भी जब सांप रेंग रहा होता है तो, लेकिन जब वो कहीं बैठा होता है कुछ होता है वो कुंडली मारता है या सर्कल में रहता है वो, तो मोस्टली हम ये देखते हैं। तो यहाँ ये भी समझना है, जो कि वीडियो में भी हम देख सकते हैं। एक बार वो तस्वीरें दिखाता हूँ आपको कि वो जो लपेटा गया है हाथों में, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद तय कीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें, कि क्या सच में ऐसी क्रूरता हुई है, क्रूरल्टी जो है वो जिसका जिक्र किया जा रहा है। देखिए कि यहाँ ये सांप दिखाई दे रहा है, ये कैसीनो का जो गैम्बलिंग एक्ट की बात है। ये देखिए ये हाथ में जो, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे आ जाते हैं। तो ये जो दिखाया गया है कि, एक सेकेंड, मैं असल में बार बार प्ले कर दे रहा हूँ इसको। हाँ, ये देखिए ये जो हाथ में लिपटा हुआ है यहाँ पर एल्विश, वो माफ चाहूंगा, जो फाजिलपुरिया है उनके हाथ में ये सांप आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ ये देखना होगा क्या इन्होंने इंटेंशनली उसको पकड़कर तोड़ मरोड़ कर लपेटा है, या फिर जो हाथ में लिया तो वो अपने आप ही हाथ के चारों तरफ लिपटता चला गया। तो ये यहाँ से इसको समझना जरूरी है, और ये तो एक जांच का विषय। सीधे सीधे अगर इसमें ये कह दिया जाए कि नहीं ये क्रूरता की गई है, जबरन उसको हाथ पर लपेटा गया है, तो भी वो अपने आप में एक जांच का विषय है। तो वो जांच का विषय सीधे सीधे प्राइमरली देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो सिंपल हाथ में है और हाथ में वो दिख रहा है कि उसको पकड़ा हुआ है। तो अब ये इस तरह से पकड़ना, जो वन्य जीव अधिनियम जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, उसमें क्रूरता है या नहीं है वो तो खैर एक्ट ही समझाएगा, लेकिन आम साधारण अगर भाषा में समझने की कोशिश करें तो वैसा प्रतीत हो नहीं रहा है, लेकिन ये आरोप है। इसके अलावा आठवां आरोप है आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 49 में वन्य जीव तस्करी का मुकदमा दर्ज है, जिसमें एल्विश यादव पर सीधा आरोप है, जिसमें
जांच प्रचलित है और पकड़े गए सभी सांप प्रतिबंधित है। मुख्य आरोपी के ने पूछताछ में एल्विश यादव, जिस पर इस मामले में आरोप है, का नाम लिया और उस पर नामजद मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा एटीआर में वन्यजीव निरीक्षक ने बिना कोई फिजिकल निरीक्षण करे ही सांपों को पहचानने करने का दावा किया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामले में निष्पक्ष व सही जांच नहीं की गई है, सिर्फ खानापूर्ति की गई है, क्योंकि मौके पर 20 विभिन्न प्रजाति के सांप थे, जबकि पहचान और उपस्थिति सिर्फ 3 सांपों की ही दर्शाई गई है। मतलब साफ है, पुलिस व लोकल प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो शिकायत जो ये कोर्ट के सामने जो रखी गई थी, उसमें यहाँ जो शिकायत करता है उन्होंने सीधे सीधे जो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है, इसके अलावा आपका जो पुलिस है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने की मिलजुल कर ये कोशिश की जा रही है। 10वां आरोप है, गाने फिल्माने में किसी भी पशु पक्षी का प्रयोग करने की किसी तरह की कोई भी अनुमति एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से नहीं ली गई और खुलेआम सांपों व वन्य जीव पर क्रूरता की जा रही है। वे गाने के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल सभी पर लागू, जो पशु क्रूरता अधिनियम एवं आईटी एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। 11वां आरोप है, गाने की शूटिंग के दौरान एक कैसीनो मशीन दिखाई दे रही है जो सट्टेबाजी के काम आती है और साफ देखा जाता है कि वहां सट्टा चल रहा था, जिसकी कोई अनुमति का जिक्र जिला उपायुक्त से मिली अनुमति में नहीं किया गया, जो खुलेआम सट्टा खेलने व नगद धनराशि के साथ देखे जा रहे हैं, जो गैम्बलिंग एक्ट का पूर्णतः उल्लंघन है। अब वो जो गैम्बलिंग एक्ट की बात आ रही है, उस पर भी चलते हैं, क्योंकि कुछ ये देखिए, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर वो मशीन जो लगी हुई है, जिस गैम्बलिंग मशीन का बात की जा रही है, एक बार उस मशीन तक भी आते हैं, शायद कहीं शुरुआत के। तो यहाँ पर अब समझना ये होगा कि अब इस पूरे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे में हम पीएफए को क्या गैम्बलिंग एक्ट में भी कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको शिकायत, ये देखिए, ये वो मशीन जिसका जिक्र किया गया है, ये वो जो कैसीनो की मशीन है जिसका क्या जिक्र किया जा रहा है, जो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसका बात की जा रही है कि गाने की शूटिंग के दौरान एक कैसीनो मशीन दिखाई जा रही है जो सट्टेबाजी में काम आती है। ये बिल्कुल वही है, वो सट्टेबाजी में ही ये काम आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक गाने के शूट के लिए अगर इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये असल में यहाँ इन्होंने जुए का अड्डा खोल दिया था और ये जुआ खेल रहे थे और दूसरे लोगों को खिला रहे थे, या सिर्फ एक गाने में एक्टिंग की जा रही है? और अगर ये एक्टिंग की जा रही है, जो कि दिखाई दे रहा है कि अगर वो गाने का हिस्सा है, कोई भी आदमी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कि वो एक गैर कानूनी काम कर रहा है और उसका बकायदा, खैर बहुत सारे होते भी हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं और उसका वीडियो जाने अनजाने बना के अपलोड भी कर देते हैं और फिर फंस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गाना शूट किया गया है और जहां तक इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, ये तो आम फिल्मों में, आम गानों में आप आमतौर पर देखते ही हैं। तो क्या सभी के ऊपर वो गैम्बलिंग एक्ट लगा दिया जाना चाहिए? मर्डर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं गानों में, फिल्मों में, क्या वो सारे के सारे अपराधों में वो शामिल हो जाने चाहिए? तो ये यहाँ पर वो मशीन आप देख सकते हैं, लेकिन ये इस गाने का एक हिस्सा है, इस गाने की एक्टिंग का एक हिस्सा है, जो कि स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी ये मसला भी जांच का विषय है। खैर पुलिस इसमें स्पष्ट करेगी कि क्या ये गाने का हिस्सा बनाने के साथ साथ इन्होंने जुआ भी खेल लिया था या नहीं खेला था, या इसमें जो पैसों का इस्तेमाल हुआ था जिसकी बात की जा रही है वो असली थी या नकली थी। तो वहीं से चीजें सारी साफ हो जाएगी। इसके अलावा गाने की शूटिंग के दौरान जो भी युवक सांपों के साथ देखे जा रहे हैं, उन पर उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 49 व पंजाब के मोहाली के खरड़ सिटी थाने में अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अन्य जीव तस्करी व सांपों के जहर बेचने का मुकदमा दर्ज है। 13वां आरोप है, हार्दिक आनंद द्वारा जो परमिशन दिखाई जा रही है उसके अनुसार सांपों को व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कोई परमिशन नहीं, यानी कोई अनुमति नहीं है, जबकि गाने की शूटिंग के दौरान सांपों पर क्रूरता व उनका व्यावसायिक
इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि कमर्शियल इसका यूज हो रहा है, क्रुएल्टी हो रही है, इनके ऊपर क्रूरता की जा रही है। इसके अलावा महोदय आपके संज्ञान में अति महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं कि आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव या इसके कुछ अन्य साथी जो मुकदमा संख्या 461-23 जो नोएडा सेक्टर 49 में दर्ज है, इस प्रकरण में नामजद है। आरोपी है इसमें से एल्विश यादव व इसके कुछ अन्य साथियों को नोएडा पुलिस द्वारा डिटेल जांच के बाद 13/3/2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसकी फिलहाल जमानत हो चुकी है और इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है जो अभी फरार है। अब ये कौन साथी है, ये खैर नोएडा पुलिस जांच कर रही है या उनकी तलाश कर रही है। इसके अलावा जिन सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका माननीय जी के समक्ष विचाराधीन है, उन सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल है और मामला अब गौतम बुद्ध जिला अदालत में प्रचलित है। वो उसी नोएडा वाले इंसिडेंट का बार बार यहाँ पर जिक्र है। इसके अलावा हार्दिक आनंद, जिनके पास सांपों की परमिशन होने का दावा किया जा रहा है, वह एक हार्डकोर वन्य जीव तस्कर है जो मोहाली में दर्ज मुकदमे में फरार है और नोएडा पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। गुरुग्राम के मामले में भी वीडियो में उसे सांपों के साथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में मामले में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि 32 बोर गाने की शूटिंग के दौरान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का खुलेआम मखौल उड़ाया गया है और आरोपी अन्य मुकदमों में फरार है। इसके बाद महोदय मेरी जान को लगातार खतरा बना हुआ है और लगातार धमकियां मिल रही है। आरोपी व्यक्तियों की आपराधिक पृष्ठभूमि है और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुझे धमकियां दी जा रही है। तो इसमें अब ये भी देखना होगा कि क्या एल्विश यादव और फाजिल पुरिया की किसी तरह की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या इसके अलावा भी इनके खिलाफ कोई और क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और अगर दर्ज हैं तो वो कौन से हैं जिनका जिक्र यहाँ पर शिकायतकर्ता ने किया है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। और साथ ही साथ कि इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि सीधे सीधे इन्होंने खुद ने और इसके अलावा कुछ इनके साथियों ने धमकी दी जा रही है जिनसे कि जो शिकायतकर्ता है उनको जान का खतरा है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो यहाँ पर इसके अलावा इन सभी बिंदुओं को माननीय अदालत के संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन को मंशा इस मामले को दबाने व खानापूर्ति करने की है। माननीय अदालत से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले में पुलिस को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाए। तो ये बात अपनी ये दलील जो है कोर्ट के सामने रखी थी शिकायतकर्ता ने, और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और इस तरह के मामलों में आमतौर पर पुलिस जो है या कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकती है कि आप एफआईआर दर्ज करके भी मामले की जांच कर सकते हैं। पुलिस का कहना यह था कि उन्होंने जब शिकायत आई उस मामले की वो जांच कर रहे हैं, अभी जो वीडियो है उसकी जांच के लिए उसको एफएसएल या लैब में भेजा है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो परमिशन, बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए थे, उससे काफी हद तक पुलिस संतुष्ट थी। तो ये पुलिस की तरफ से भी कहा गया था। तो ये वो पूरा गाना है। इस गाने का आज हमने आपके सामने डिटेल विश्लेषण जो लेकर आए थे हम, कि क्या इसमें ऐसा कुछ था, जितने जो आरोप लगाए गए हैं वो उसके नजदीक भी कहीं ठहरते हैं, क्योंकि इसी गाने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, जिस बवाल में एल्विश और फाजिल पुरिया दोनों उलझे हुए हैं और कभी भी एक दूसरी एफआईआर एल्विश के खिलाफ इस मामले में हो सकती है। लेकिन जो आरोप हैं उनमें कितना दम है, उनमें वो जो तथ्य होने चाहिए वो है या नहीं है, ये अब पुलिस इसको और ठीक से रीइन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहले नजर से चीजें देखने में क्या लग रही हैं, किस तरह से हैं, क्या उनको तोड़ा मरोड़ा गया है? क्योंकि अभी देखिए एक तस्वीर में हम देख रहे थे, वो शायद इंडियन करेंसी नहीं दिख रही थी, वो ये शायद ये ऐसा लग रहा है कि वो जो पीछे नोट थे वो शायद डॉलर हैं। और देखिए इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी असली करेंसी आमतौर पर रखते नहीं है गानों में। बाकी किसी के पास पैसा बहुत हो तो देखिए पीछे एक पूरा का पूरा भरा हुआ है पैसों से। तो नॉर्मल इस तरह के शूट के दौरान नकली करेंसी का इस्तेमाल जो है वो करती है प्रोडक्शन टीम, क्योंकि असली पैसों को इस तरह से एक जगह लेकर आना। या देखिए ये डॉलर है, यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो व्यक्ति बैठा हुआ आई थिंक ये फाजिल पुरिया है, और साथ में आप देखेंगे पीछे एक लड़की का हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके ही नीचे आप देखिए जो एक नोट यहाँ पर रखा हुआ है ये डॉलर है।
और जो पिंक वाले नोट है ये बिल्कुल कह सकते हैं कि शायद ये इंडियन करेंसी है, जो कि 2000 के नोट हो सकते थे, लेकिन जो हमें शुरुआत में दिख रहे थे 500 के नोट वो डॉलर है। और इतनी बड़ी संख्या में डॉलर असली डालकर शूट करना अपने आप में वैसे इम्पॉसिबल है। बाकी पॉसिबिलिटी हर किसी चीज की हो सकती है, तो उसको एकदम से डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उन नोटों को या डॉलर्स को एक जगह लेकर आना, फिर उनको इस तरह से चारों तरफ फैला देना, हवा में उनको उड़ा देना, और उसके बाद उनको समेट कर सही सलामत जिसके वो हैं उस तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। और इस तरह के चांसेस कोई भी प्रोडक्शन कंपनी नहीं लेती है। वो सीधे सीधे, आप जैसे ये गन्स देख रहे हैं, तो क्या ये गन्स रियल होंगी? ये जो गन से गोलियां और धुआं जो निकल रहा है ये असली होगा? नहीं, ये गन्स भी नकली है। ये बिल्कुल उसी तरह से हो सकती है जिस तरह से वो नोट भी वहां पर नकली है, तो ये गन्स भी नकली है। अब ये जो सांप और ये सब देख रहे हैं, ये असली है नकली है वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन इनके साथ क्रूरता हुई है या नहीं हुई है वो सवाल है। इसके अलावा जो कैसीनो मशीन आपने देखी, ये भी क्या असली थी या इस आमतौर पर फिल्मों में पिक्चराइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसी तरह की जो चीजों के लिए उसका एक हिस्सा थी। तो ये पूरा डिटेल हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपके साथ आज हमने ये शेयर किया। आपके अगर कोई कमेंट्स हो तो हमें जरूर बताइएगा, और आगे भी जो अपडेट होंगे, एफआईआर अगर दर्ज होती है किन सेक्शंस में होंगी, वो अपडेट्स भी मैं जल्द आपके साथ लेकर हाजिर हूँगा। तो फिलहाल अभी मुझे इजाजत दीजिए, और अब हमने बाकी सारी चीजें आप पर छोड़ दी है। आपको एक एक चीज बारीकी से डिटेल करके हमने समझाई, और इस पूरे वीडियो के पीछे, इस पूरे डिटेल एक इन्वेस्टिगेशन के पीछे हमारा जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें किसी भी तरह को से उसको प्रभावित करने या उसमें किसी भी तरह का कुछ गलत करने का इरादा नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति को, आम जनता को, जो कि चाहे वो एल्विश और फाजिलपुरिया को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उन सभी को ये भी जानने का हक है कि ये पूरा मामला असल में कहाँ से शुरू हुआ, क्या आरोप है, उन आरोपों में कितना दम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वो एक तस्वीर आज मैं इस पूरे लाइव के दौरान आपके लिए लेकर आया था, और मुझे उम्मीद है कि एक एक बात जो हम आपको समझाना चाह रहे थे उसको समझाने में कामयाब रहे होंगे। फिर भी आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगला जब भी मैं लाइव वीडियो लेकर आऊंगा तो उन सवालों के जवाब भी मैं आपको जरूर देने के काम करूंगा। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।